चलिए इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 शुरू किया है, उसका वॉल्यूम 1 हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 11 चैप्टर्स थे, हमने इन डेप्थ में आपको कवर कराए। आपके इकोनॉमी के सभी कंसेप्ट्स फिनोमेना उसके थ्रू बिल्डअप हो गए। यदि आप बजट, फाइनेंस कमीशन और इकोनॉमिक सर्वे को जोड़ करके कर लेंगे, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो इकोनॉमी का पोर्शन रहता है और फिर जो कोर इकोनॉमी के क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इन तीन एस्पेक्ट्स को यानी कि बजट, फाइनेंस कमीशन और इकोनॉमिक सर्वे को बेहतर वे में समझने के लिए इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स आने ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको अदर लेक्चर्स भी करने पड़ते हैं। चलिए आज हम वॉल्यूम 2 की तरफ चल रहे हैं और वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए ये चैप्टर इस बात पर चर्चा करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ग्लोबली इकोनॉमी कहाँ खड़ी है और फिर भारत उस ग्लोबल वर्ल्ड में कहाँ खड़ा है, उस इकोनॉमी के साथ भारत का क्या संबंध बनता है, तो कितना ग्लोबल इकोनॉमी का भारत पर इम्पैक्ट है, कैसा भारत का ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है, इन्हीं चीज़ों पर ये चर्चा करेगा। अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों का अच्छे तरह से अध्ययन करेगा। अब मुद्दा ये है हमें उन आंकड़ों को, उन स्टैटिस्टिक्स पर उतना फोकस नहीं करना, थोड़े समय बाद याद भी नहीं रहेंगे। उनके माध्यम से क्या निचोड़ निकलता है इसे समझना है, उसे जानना है और कंसेप्ट्स को समझना है, फिनोमेनास को समझना है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा या फिर मेंस में पूछा जाएगा या इंटरव्यू में, कंसेप्ट्स और फिनोमेना के बेसिस पर आंसर्स करेंगे आप, क्योंकि इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक्स डायनेमिक होते हैं, तेज़ी से बदलते रहते हैं, लेकिन उस समय के ट्रेंड को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें यह बताया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो इशू किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसका कहना मानना ये है कि 2019 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2019 में सबसे लोएस्ट रहने वाली है वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे लोएस्ट रहने वाला है वर्ल्ड लेवल पर। वो ये बताता है कि 2017 में जहाँ ये 3.8% था ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ, जहाँ ये 2018 में 3.6% था, वहीं ये 2019 में 2.9% रहने वाला है। अब 2.9% के अराउंड जब ये आया है ग्लोबल लेवल पर, तो इसको उन्होंने कंपेयर किया है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उसमें भी ये रिड्यूस होने वाला है। जहाँ पर ये 2.5 पे खड़ा था 2017 में, फिर ये 2.2 पे खड़ा था 2018 में, फिर ये 1.7 के अराउंड आएगा 2019 के अराउंड। इसी तरह से OECD कंट्रीज़ जो हैं उनमें भी ये ट्रेंड पाया गया कि वहाँ पर भी आपको ये रिड्यूस होते दिखेगा और लगभग 2.7 से गिरते हुए ये 1.9 पे आकर के खड़ा हो जाएगा। मुद्दा ये है कि ऑल इन ऑल ग्लोबल लेवल पर एडवांस इकोनॉमीज़ OECD कंट्रीज़ के तर्ज पर अगर हम चलें तो ग्लोबल लेवल पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है, एक डिसेलरेशन नज़र आती है, ये प्रमाणित है। अब इसके अध्ययन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे के कुछ कारण बताए हैं। देखिए मैं आपको ये बता दूं, हमारे पीछे इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जो लेक्चर हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों गिर रहा है, ये सब, इसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे कारण बताए हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें डाले हैं। वो हमने पहले ही बता दिया आपको उन लेक्चर्स के माध्यम से। फिर इसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात हुई है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना चाहती है। उन रिफॉर्म्स के बारे में, उससे जुड़ी नीतियों के बारे में हमारे इंडिविजुअल लेक्चर भी हैं और हमने बजट सेशन में हर एक प्रक्रिया बताई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए क्या कर रही है, कॉरपोरेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए क्या कर रही है, रोज़गार सृजन करने के लिए, वो सब हमने बजट सेशन में बहुत अच्छे से आपको बताया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पर हमारा एक्सक्लूसिव लेक्चर है। इस चैप्टर में उनका एक जिक्र आएगा कि गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। उन रिफॉर्म्स को चैप्टर के एंड होने पर अनेक्शर में समझाया भी गया, बताया गया है 2-2 लाइन में, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा क्योंकि उस पर हमारे डिटेल में लेक्चर है। हमारा मेन फोकस मेन चैप्टर पर रहेगा। अब मुद्दा ये आ जाता है कि इसमें ये बताया गया है कि ग्लोबली अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी है दोनों की, क्या है ये माजरा, 2 लाइनों में समझ लीजिए। देखिए अमेरिका ये कहता है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाइना को दिया जाता था कि उनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में एंटर होते थे और फिर उस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के तहत चाइनीज़ प्रोडक्ट जब अमेरिका में एंटर होते थे उनके ऊपर काफ़ी हद तक इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्टेड रहती थी। लेकिन अमेरिका कहता है कि अब चाइना वो डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रह गया, वो वर्ल्ड के ग्लोबल लीडिंग प्लेयर्स के तौर पर जाना जाता है, इसके तौर पर उसके किसी तरह की एग्जम्पशंस नहीं मिलनी चाहिए।
तो उसके ऊपर प्रॉपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी जब वो अमेरिका में एंटर होंगी चीज़ें। तो एक अमेरिका का प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस यहाँ पर नज़र आता है। इसको रिटेलिएट करते हुए चाइना ने भी वही किया कि अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट जो चाइना में आएंगे उनके ऊपर भी हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। इस तरह से दोनों के बीच में इन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगाने के मामले को लेकर के व्यापार में तनातनी हो गई और एक तरह से ट्रेड वॉर दोनों के बीच में शुरू हो गया। दोनों के दोनों प्रोटेक्शनिस्ट हो गई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मुद्दा ये हो जाता है कि जब बड़े पैमाने पर अमेरिका चाइना पे सैंक्शंस लगाता है, फिर चाइना अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में एंटर होने पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देता है, तो चाइना ग्रो किया ही इसलिए है। हमने वॉल्यूम 1 के चैप्टर में आपको समझाया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोड्यूस होने वाले नेटवर्क प्रोडक्ट चेन के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि उनकी डिज़ाइनिंग कहीं हुई कैलिफोर्निया में, उनकी असेंबली कहीं हुई यानी कि चाइना में, फिर उनकी पैकेजिंग कहीं हुई यानी कि वियतनाम में, और फिर उनकी मार्केटिंग कहीं और हुई ब्रिटेन में, और फिर वो बिक गए। तो इस तरह से ये एक तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन है। अब इस ग्लोबल वैल्यू चेन में GVC में चाइना एक अहम भूमिका निभा रहा है कि वो असेंबली हब के तौर पर जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर मेजॉरिटी असेंबली हब के तौर पर वो जाना जाता है, वहाँ पर असेंबली चीज़ें असेंबल होती हैं। अब मुद्दा ये आ जाता है कि जब इस तरह के नेटवर्क प्रोडक्ट्स में वो एक उस चेन का एक हिस्सा है, ऐसे तौर में अगर वहाँ पर आने वाली चीज़ों पर वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा जो अमेरिका से आ रही हैं, और फिर उसके वहाँ से चाइना से बन रहे प्रोडक्ट्स पर जब अमेरिका में एंट्री पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो वो नेटवर्क प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाने के नाम पर जो MNCs आकर के चाइना में लगेंगी, काम करेंगी, तो उनको इस चीज़ का नुकसान हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी तरफ फिर अमेरिका फरमान जारी करता है अपनी MNCs को कि आप चाइना से अपनी जो भी आपकी फाउंड्रीज़ वगैरह हैं वहाँ से हटाइए, कहीं और लेकर के जाइए, क्योंकि चाइना के ऊपर मैं और अधिक सैंक्शंस लगाने वाला हूँ। अब इसका एक असर ये हो जाता है ऑल इन ऑल कि चाइना की वो जो एक ल्यूक्रेटिव पोजीशन रह जाती है इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल वैल्यू चेन के एस्पेक्ट में, कि वहाँ पर आप सस्ती असेंबली कर सकते हैं चीज़ों की, वो पोजीशन फिर उससे छिन जाती है। तो MNCs ने वहाँ पर सेटअप लगा रखे हैं, वो MNCs ही मान लीजिए अमेरिकन MNCs हैं। इस तरह से उन MNCs का व्यापार भी आहत होता है, तो उनके मुनाफे घट जाते हैं। जब उनके मुनाफे घट जाते हैं तो वो कम प्रॉफिट लेकर के जाते हैं वापस अमेरिका, और जब वो प्रॉफिट कम लेकर के जाते हैं तो नेचुरली फिर वो डिमांड कम रेस करेंगे चीज़ों की, क्योंकि फिर वो कम कंज्यूम करेंगे, और दूसरी तरफ वो उनका खुद का प्रॉफिट कम है तो फिर वो अदर कंट्रीज़ के शेयर बाज़ार में भी कम निवेश करेंगे, जैसे कि भारत। तो भारत में भी इन्वेस्टमेंट कम आने लग जाएंगी शेयर बाज़ार में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगी। इसके तहत हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो कम हो सकता है, और उस मतलब कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। इसकी वजह से हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि फिर हमें अपने इंपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जो डॉलर लोगों को देने पड़ते हैं वो डॉलर हमें ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर का इनफ्लो हमारी कंट्री में किसी और तरीके से हो नहीं रहा है। इसकी वजह से फिर यदि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके मुकाबले में हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है वो कमी में आ जाती है तो वो महंगी हो जाती है। इस तरह से एक सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाता है, एक चेन इफेक्ट। तो इसकी वजह से ऑल इन ऑल होता यह है कि वर्ल्ड लेवल पर डिमांड स्लैक कर जाती है, जैसे मैंने MNC का उदाहरण दिया, कंजम्पशन रिड्यूस हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स भी रिड्यूस हो जाती हैं, शेयर मार्केट्स में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आने कम हो जाते हैं, और अंततः पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर डिमांड स्लैक होने की वजह से, एक कंजम्पशन कम होने की वजह से फिर सप्लाई भी नहीं होगी, फिर नेचुरली उस लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फिर रॉ मटेरियल मोबिलाइज ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट की निर्माण ही नहीं होगा, जॉब भी नहीं देंगे आप किसी को। तो इसका फिर इम्पैक्ट पड़ता है कि जब जॉब्स नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा सैलरी की फॉर्म में, और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उन्हें निकाला जाएगा, बेरोज़गारी होगी, इससे और ज़्यादा डिमांड घटेगी, कंजम्पशन और ज़्यादा घटेगी, उसको सर्व करने के लिए फिर सप्लाई और रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो फिर प्रोडक्शन और रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे और ज़्यादा ले ऑफ्स होंगे। तो एक तरह का एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है वर्चुअस साइकिल की बजाय। और ये उदाहरण दिया गया है कि ग्लोबल लेवल पर डिमांड स्लैक होने का एक रीज़न है अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो ट्रेड प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरी तरफ ये बताया गया अमेरिका और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, आपको पता है। ईरानियन जनरल के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने और उसे मार दिया। फिर इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर है बहुत डेप्थ में, वही इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वो आप सुन सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है जब अमेरिका और ईरान के रिलेशंस बिगड़ते हैं। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की टेंशन्स रेज़ होती हैं तो उस गल्फ़ ऑफ पर्शिया से, उस रीजन से क्रूड आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों की तरफ जाता है। क्रूड आज भी बहुत इंपॉर्टेंट
एक एनर्जी का रिसोर्स है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन। अगर आप एनर्जी होगी तो प्रोडक्शन करेंगे। एनर्जी क्रूड से आ रही है, क्रूड उस रीजन से आ रहा है, उस रीजन में अगर किसी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होंगी, नेचुरली फिर ईरान क्या करेगा, जिन पानी वाले जहाज़ों पर अमेरिकन कंपनीज़ क्रूड लेकर के जा रही हैं या फिर अमेरिका को सपोर्ट कर रहा सऊदी अरेबिया, उनके जो शिप्स जा रहे हैं वो उनके ऊपर अटैक करेगा और नेचुरली फिर इससे उस रीजन में एक टेंशन एस्केलेट होगी। इसकी वजह से क्रूड की सप्लाई जो है, लोग ये देखेंगे कि आने वाले समय में बाधित होने वाली है, तो वो क्रूड को रिज़र्व करना शुरू कर देंगे अपने पास में सभी कंट्रीज़। एक ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ क्रूड की सप्लाई वैसे ही लेस हो जाएगी, इससे क्रूड महंगा हो जाएगा, और अगर क्रूड महंगा हो जाएगा तो हमारी कंट्री में क्रूड इम्पोर्ट होता है। इसकी वजह से उस महंगे क्रूड को सपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़ेंगे, उसके लिए हमें फिर ज़्यादा डॉलर परचेज़ करने पड़ेंगे, रुपया फिर कमज़ोर हो जाएगा, और रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो महंगाई हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी तो लोगों की जेब में बचेगा कम, लोगों की जेब में बचेगा कम अगर, तो फिर वो सेविंग नहीं कर पाएंगे, सेविंग ही नहीं कर पाएंगे अगर कंट्री लेवल पर, तो फिर पूंजी का निर्माण कहाँ से होगा, क्योंकि जो आप सेविंग करते हैं उसी को फिर उन उद्योगपतियों के पास पहुँचाया जाता है लोन के तौर पर, और वो उस लोन के माध्यम से निवेश करते हैं, और उसी निवेश से फिर किसी तरह की डिमांड राइज होती है। मुझे उसको अगर फैक्ट्री लगानी है कोई, तो वो इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए वो सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें, लेबर, वर्कर कईयों की रिक्वायरमेंट करेगा। इससे फिर डिमांड करने से फिर कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि उन लोगों की जेब में सैलरी या वेजेस की फॉर्म में पैसा आएगा, और अल्टीमेटली फिर वो कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। तो रुपया कमज़ोर होने का एक ये नुकसान हो जाता है कि आपके रुपये की आपके जो देश में महंगाई सी नज़र आने लग जाती है। जिस 100 रुपये में पहले आप मान लीजिए कि 5 पैकेट दूध के ले पाते थे, उसमें आप 100 रुपये में 3 ही पैकेट ले पाएंगे, क्योंकि 100 रुपये की कीमत गिर गई है, वो डॉलर परचेज़ करने में खप रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ अगर क्रूड भारत में महंगा आ रहा है, एनर्जी का सोर्स ही महंगा है, तो फिर भारत के उद्योगपति भी सफ़र करेंगे, उनके प्रॉफिट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे, इसकी वजह से एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा तो फिर से जो फ़ॉरेन करेंसी अर्न करते थे अपने सामान विदेशों में बेच करके, वो फ़ॉरेन करेंसी की एंट्री भी भारत में कम हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे और प्रेशर आएगा, हमारे करेंट अकाउंट पर और प्रेशर आएगा, और हम डेफिसिट की स्थिति में जाएंगे, और फिर रुपया फिर से कमज़ोर होगा। उनकी प्रॉफिट्स हार्म हो जाएंगे उन कंपनीज़ के जिनका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया है। उसकी वजह से जब उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, एक तो वो इन्वेस्ट भी कम करेंगे आगे, जिससे कि जॉब क्रिएशन हो सकती थी वो नहीं होगी, इसकी वजह से सैलरीज वेजेस नहीं मिलेंगे, इसकी वजह से वो लोग फर्दर डिमांड नहीं करेंगे, तो कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी, और फिर से ले ऑफ्स होंगे और नई जॉब भी क्रिएट नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये कंपनी जिनके प्रॉफिट रिड्यूस होंगे, ये एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, ये खुद भी कंज्यूम कम करेंगे, खपत कम करेंगे, एक तो ये चीज़ हो जाती है। और तीसरा फिर जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करते हैं, ये देख करके कि इंडियन इकॉनमी बढ़िया चलने वाली है आने वाले समय में, और ये देख करके कि यहाँ की कंपनियाँ फिर बेटर परफॉर्म करेंगी, तो अच्छी प्रॉफिट यील्ड करेंगी, तो उससे हमारा भी अच्छा डिविडेंड रिकवर होगा, तो फिर वो इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि यहाँ की इनपुट कॉस्ट महंगी है, जिसकी वजह से कंपनीज़ उस लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पा रही नेशनली और इंटरनेशनली, तो फिर यहाँ पर सिनेरियो ब्लीक है, आने वाले समय में ब्राइट नहीं है, यहाँ पर निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी कम आएंगे, क्योंकि फिर क्रूड महंगा है और वही मेन सोर्स है एनर्जी के तौर पर, और बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो फिर ये परेशानियाँ आ जाती हैं। इसकी वजह से भी इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी, प्रोडक्शंस के साइकिल गिर जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी, कंजप्शंस गिर जाएंगी और डिमांड गिर जाएगी। इसकी वजह से फिर जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो जॉब भी क्रिएट नहीं होगी, तो फिर से डिमांड और रिड्यूस होगी, क्योंकि सैलरी और वेजेस नहीं आएंगे, तो एक विशियस साइकिल चलता है, तो डिमांड स्लैक होता है। इन दो चीज़ों को मुख्य आधार बना करके बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ज़बरदस्त डिमांड में गिरावट देखी गई है, कंजम्पशन में गिरावट देखी गई है, फिर उसी के एवज में प्रोडक्शन में गिरावट देखी गई है, और इसकी वजह से एक विशियस सा साइकिल बना हुआ है, ऐसा माना गया है। बुक में मेनली सारे चैप्टर में रेफरेंस 2019 का 2018 से दिया गया है, और उसमें रेफरेंस के तौर पर एक वर्ड बार बार यूज़ होता है, H1H2। देखिए किसी भी इकॉनमी में एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर के 31 मार्च 2020 तक जा रहा है, 12 महीने। उन 12 महीनों को आप 3-3 महीने के 4 हिस्सों में बांट लें तो 4 क्वार्टर बन जाते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। इस तरह से क्वार्टर 1, 2, 3, 4 होता है। अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त का दूसरा क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई और जून का फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च का चौथा क्वार्टर। इसके अलावा एक वर्ड ये भी H1 H2 भी हाफ 1 हाफ 2, यानी कि अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून
जुलाई अगस्त सितंबर तक अगर आप देखेंगे तो हाफ वन हो जाएगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक हाफ टू हो जाएगा। तो मोस्टली जो एनालिसिस में कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है इस चैप्टर में वो इस तरह से दिया गया है कि 2018-19 का H2 यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का समय, और फिर 2019-20 का H1 लिया गया है यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का समय। तो इस तरह से H2 ऑफ द 2018-19 एंड H1 ऑफ द 2019-20 का एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है। और फिर दूसरी बेंचमार्क फिगर ली गई है 2014-15 से 2019-20 तक की एक फ़िगर ये यूज़ होगी बार बार, और एक तीसरी फिगर यहाँ पर यूज़ हो जाएगी 2009-10 से 2014-15 तक की। इस तरह से तीन ही मुख्यतः कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए फिगर्स ली गई हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्ल्ड लेवल पर इन्हें आधार बना करके समझाया गया है कि इस तरह से ग्लोबल डिमांड में कमी है। उसमें ये कहा गया है कि नेचुरली फिर भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड की कमी होगी तो नेचुरली भारतीय प्रोडक्ट भी फिर वहाँ पर कंज्यूम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑन एंड ऑन डिमांड की ही कमी चल रही है। इसकी वजह से फिर भारत का एक्सपोर्ट भी रिड्यूस होगा, और एक्सपोर्ट यदि रिड्यूस होगा तो मैंने अभी आपको बताया फिर हमारी कंट्री से भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कम होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्टर कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से वो कम खपत भी करेगा। तो जब कम खपत करेगा, चाहे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है, चाहे अदर मिनरल्स हैं या और रॉ मटेरियल है, वो कम कंज्यूम करेगा तो वो चीज़ें भी फिर कम प्रोड्यूस होंगी, तो उन लोगों को कम ही बेचने को मिलेगा, तो उनको फिर कमाई भी कम होगी। इसकी वजह से उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, उनकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, और फिर अल्टीमेटली एक डिमांड लैग, एक लेस कंजम्पशन का साइकिल चल पड़ता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। एक तो ये असर पड़ जाता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज वाला असर भी मैंने अभी आपको बताया कि उसका रुपये पर कैसा असर पड़ता है। मुख्यतः एक्सपोर्ट रिड्यूस होने से एक नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़ेगा, ऐसा बताया गया है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि उसमें ये भी बताया गया है कि 2019-20 के फर्स्ट हाफ में तो ये देखने को मिल रहा है, लेकिन 2019-20 के सेकंड हाफ में यानी कि अक्टूबर से लेकर के फिर मार्च, अक्टूबर 2019 से फिर मार्च 2020 के बीच में सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसा पाया जा रहा है कि जो ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ है वो बाउंस बैक करेगी, रीबाउंड होगी, और वो 3.3% पर आ जाएगी 2.9% से। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो लगभग उस समय में 5.8% के अराउंड रह सकती है। रियल जीडीपी 5% बेस को लेकर के चलेगी, और नॉमिनल जीडीपी जिसमें कि इन्फ्लेशन का हिस्सा भी जुड़ा रहता है वो लगभग 7.5% रह सकती है, ऐसा कहा गया है। तो भारत ही अहम भूमिका निभाएगा, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जब ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ वापस से रीबाउंड करेगा और वापस से उठ खड़ा होगा, उसमें भारत की जीडीपी की बहुत अहम भूमिका होगी। जो जीडीपी बताई जा रही है कि लगभग रियल जीडीपी 5.8% के अराउंड, और नॉमिनल जीडीपी इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन कंपोनेंट वो रहेगी 7.5%। तो भारत विल प्ले द लीड रोल इन द रिवाइवल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और द वर्ल्ड ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत का भी एक इसमें आंकलन बताया गया है कि भारत की परिस्थितियां देखी जाए तो कुछ यहाँ पर खड़ा है भारत भिन्न इंडिकेटर पे। भारत की इकोनॉमी का साइज़ बताया गया है कि भारत आज की डेट में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को पीछे छोड़ता हुआ भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत आज खड़ा है। लेकिन यह भी कहा गया है कि जुलाई 2019 में पहले अंतरिम बजट आया था, क्योंकि 2019 चुनाव का साल था, अंतरिम बजट पहले आ जाता है चुनाव के साल में, फिर उसके बाद मेन बजट आया। तो मेन बजट के तहत प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाया गया और बताया गया कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भारत देख रहा है। हालांकि ये सपना काफ़ी कठिन नज़र आता है, क्योंकि यदि भारत की अब तक की साइज़ की बात करें तो 2004-05 में भारत का साइज़ $0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी था, और 2019-20 तक आते आते भारत $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो यानी कि आप 2004-05 से लेकर के 2019-20 तक लगभग 15 बरस में आप लगभग $0.7 ट्रिलियन इकोनॉमी से $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी तक आए हैं। यानी कि आपने लगभग 15 सालों में $2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफ़र तय किया है। लेकिन अब 4 से 5 सालों के अंदर ये इमेजिन किया जा रहा है कि आप $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बनेंगे। तो आप इमेजिन करिए, कहीं 15 साल लगे थे और अब 5 साल का टारगेट है 2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करने में। तो टारगेट बड़ा है, लेकिन ऐसा कहा गया है यदि सब चीज़ें ठिकाने पर बैठी रहें तो टारगेट अचीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता, ठिकाने पर बैठी रहें तो अचीव हो सकता है। ये भारत ही है जिसने डबल डिजिट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी देखा है 14 से 16% तक का किसी ज़माने में, तो 2007-08-09 के अराउंड। ये भारत ही है जिसने 2016-17 के फर्स्ट क्वार्टर में 9.2% के अराउंड भी जीडीपी देखी है। इन क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट जीडीपी है। तो इस तरह से एक एनालिसिस भारत का दिया गया है कि कर जाएगा भारत अगर प्रयास बेहतर रहेंगे।
भारत के विषय में बताया गया है कि अलग अलग सेक्टर के माध्यम से देखें तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि सेक्टर के माध्यम से ये क्लियर हुआ कि भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 6 हफ्तों से लगातार अब ये बात हो रही है 2019-20 की। 2019-20 के H1 की बात हो रही है, यानी कि 2019 के अप्रैल से लेकर के 2019 के ही सितंबर तक की बात हो रही है, H1 की बात हो रही है। और उसके बाद तो फिर आपको पता है पेंडेमिक आ गया, तो पेंडेमिक आने की वजह से मार्च 2020 से फिर सिचुएशंस ही बदल चुकी हैं। तो जहां इकोनॉमिक सर्वे बार बार अपने इस चैप्टर में ये कहेगा कि भाई जनवरी फरवरी 2020 ऑनवर्ड भारत रीबाउंड करेगा, जीडीपी की ग्रोथ के मामले में अच्छा करेगा। उस समय तक किसी को नहीं पता था जब ये इकोनॉमिक सर्वे बन रहा था, और बनने के बाद फिर जब ये फरवरी में रिलीज़ हुआ है बजट के साथ, किसी को नहीं पता था कि एक पेंडेमिक आ जाएगा, कोरोना वायरस आ जाएगा और इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो सिनेरियो तो अब बदल गए, और जो अब बदल गए हैं वो आपकी आंखों के सामने ही है कि क्या हो रहा है। मुद्दा ये है हमें इकोनॉमिक सर्वे के कंसेप्चुअल एस्पेक्ट पर फोकस करना है कि वो जब बात ये कर रहा था कि 2020 में इकोनॉमी सुधर सकती है, वो किन मुद्दों पर बात कर रहा था। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ घटित होती हैं अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ घटित होती हैं कि वो बिगड़ जाती है। वही कंसेप्ट हमेशा काम आएंगे, आप उस कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करें, ये चीज़ है। आप चैप्टर सुनते होंगे, आप कहेंगे अर्थव्यवस्था तो बिगड़ गई। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कह रहे थे कि 2020 फरवरी मार्च तक अच्छी हो जाएगी। उनको सपना नहीं आया था कि ये कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ बन जाएगी, इतने दिव्य भी नहीं। अब मुद्दा ये आ जाता है, वो ये कहते हैं कि सेक्टोरल ग्रोथ के मामले में देखें तो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में फॉल हुआ है, और ये नेचुरल सी बात है। 2009-10 के मुकाबले 2014-15 आते आते एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन फॉल कर गया है। ये नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? देखिए, जब भी आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है, तो नेचुरली प्रिमिटिव इकोनॉमी से नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी की तरफ आप जाते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का कंपोनेंट जीडीपी में रिड्यूस होता ही जाता है नेचुरली, क्योंकि आप रिसोर्सेज पे बेटर वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करना शुरू कर देते हैं जिनमें इनकम पोटेंशियल ज़्यादा है, जो बेहतर आमदन कमाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के मुकाबले प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उससे भी आगे चले जाएँ तो टर्शरी सेक्टर, उसके भी आगे चले जाएँ तो रियल एस्टेट और बाकी सेक्टर जैसे कि क्वार्टरनरी सेक्टर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तय होता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में विकास की ओर बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर का जीडीपी में प्रोपोर्शन बहुत तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्रीकल्चर का हिस्सा गिरा है, ये एक बात सत्य है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इंडस्ट्री की भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में फॉल हुई है। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में फॉल हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ? खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री के मामले में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन रखता है, और मैन्युफैक्चरिंग ही गिरा है, इसकी वजह से इंडस्ट्री का शेयर गिर गया है। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है उसका शेयर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का घाटा होने की वजह से जो जीडीपी को नुकसान हुआ, उसको थोड़ा बहुत भरने का काम करता है, उसको फिल करने का काम करता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है और उसने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बनाए रखा, बढ़ाए रखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अनदर एस्पेक्ट यहाँ पर ये देखा गया है कि भाई ये जो भारत है इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल हुई, लगभग 6 हफ्ते से लगातार गिरती चली जा रही है। इसके क्या कारण रहे होंगे? नेचुरली उसका कारण भी यही रहा है कि डिमांड लैग कर गया है भारत में। एक कारण ये है कि डिमांड साइड पर लैग आ गया, और डिमांड साइड पर लैग आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी बंद कर दी, है ना। इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी, डिमांड साइड में लैग आने का मतलब है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर डिमांड करता किसी तरह से कि भाई मुझे घर चाहिए, तो मैं इन्वेस्टमेंट करता 10-15 लाख रुपए, 20-25-30 लाख रुपए, जितने का भी मैं घर बनाता। तो मेरी ये जो डिमांड है कि मुझे घर की आवश्यकता है, इसकी वजह से जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक एसेट का निर्माण कर रहा हूँ, एक फ़िक्स्ड एसेट मैंने डेवलप किया है। वो घर की वजह से कितने लोगों को, कितने सर्विस सेक्टर ग्रो होता, स्टोन कॉन्ट्रैक्टर को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को, मैसनरी वर्कर को, इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को सैलरीज़ मिलती। क्योंकि मैं घर जब ले रहा हूँ तो मैं जो 30-40 लाख पे कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मिलकर के उसे बनाया है। जिन्होंने मिलकर के बनाया है, मेरी अदा की गई कीमत में उनकी तनख्वाहें हैं। दूसरी तरफ फिर वो सामान भी लगा है उस घर में, कई तरह की वुड लगी है, प्लम्बिंग मटेरियल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, पाइप्स हैं, ब्रिक्स हैं, कंक्रीट है, सब कुछ है। तो वो जिन लोगों ने प्रोसेस किया होगा, जहाँ से बन कर के आया होगा, उन लोगों को भी पैसा मिला। तो जब हम डिमांड क्रिएट करते हैं, जब हम निवेश करते हैं,
डिमांड के फलस्वरूप जब हम निवेश करते हैं इस तरह के फिक्स्ड एसेट्स में, तो इसका फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। फिर लोगों के हाथ में पैसा जाता है, वो लोग फिर कंजम्पशन करते हैं। जब लोग कंजम्पशन करते हैं तो अल्टीमेटली वो लोग भी कुछ ना कुछ परचेज़ ही कर रहे हैं। डिमांड का एक साइकिल बना रहता है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक सप्लाई का साइकिल भी बना रहता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और उससे फिर नौकरियां बनी रहती हैं, इकॉनमी चलती ही जाती है आगे के आगे। अब मुद्दा यहाँ पर डिमांड साइड पर ये हमें कमी देखी है। सप्लाई साइड की भी अगर हम बात करें तो सप्लाई साइड में भी तकरीबन सभी जो सर्विसेज हैं, सभी सेक्टर्स जो हैं वो धराशायी रहे, जो कि डिमांड ही नहीं थी। सप्लाई क्या देंगे जब कोई डिमांड ही नहीं हो रहा है, जब किसी तरह से कोई निवेश ही नहीं हो रहा है, कोई मांग ही नहीं कर रहा है किसी तरह की, तो फिर सप्लाई भी देने कौन आएगा आगे? तो कोई भी नहीं देगा। और जब सप्लाई ही नहीं दे रहे हैं किसी तरह की, तो कोई वैल्यू ही कहाँ से फैच करेंगे? और जब कोई वैल्यू ही फैच नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जीडीपी में ऐड क्या होगा? तो जीडीपी तो फिर गिरेगी ही। लेकिन इसमें ये माना गया है कि जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, डिफेंस है और अदर सर्विसेज है, सप्लाई साइड में इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर करके बैठे रहे हैं। इसकी वजह से जीडीपी में एक डिसलरेशन देखा जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो नेचुरली आप परफॉर्म करेंगे ही, आप सर्विसेज तो दे ही रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पुलिस है, सब कुछ है। डिफेंस भी सर्विसेज दे ही रहा है अपनी, वो आप मांगे या ना माने उनको देनी ही पड़ती हैं। सरकार की सेवाएं चलती रहेंगी, सरकार काम करती ही रहेगी, आप मांगे या ना मांगे या ना मांगे। तो एग्रीकल्चर एक आवश्यकता है, वो एग्रीकल्चर की भी सप्लाई आती ही रहेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सप्लाई साइड में एग्रीकल्चर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज की कैटेगरी को यदि छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर में सप्लाई साइड के माध्यम से भी हमें एक कमी दिखती है, जिसकी वजह से डिसलरेशन देखा गया है। तो ऑल इन ऑल मुद्दा यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है बड़े पैमाने पर, वो ये है कि मांग की भारी कमी रही है, डिमांड की कमी रही है, मांग नहीं हुई है। जब मांग ही नहीं है, डिमांड ही नहीं किसी तरह की, तो सप्लाई भी नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मांग क्यों नहीं है वो हमने देखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी हम जुड़े हुए हैं और भारत के स्तर पर भी मांग क्यों नहीं, उसका भी कारण अभी समझ आना शुरू हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चलिए अर्थव्यवस्था को यदि जांचना है तो इन्फ्लेशन के माध्यम से जांचने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे एक लेवल पर अपनी पीठ थपथपाता पाया गया है कि भाई इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है काफ़ी हद तक। देखिए ये सरकार जब बनी थी 2014-15 में ही इन्होंने एक टारगेट रख लिया था कि हमें 4% इन्फ्लेशन रखना है, प्राइजेज़ रखने हैं हमें, और 4% में +2 -2 हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 6 जा सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। इससे अधिक या कम अपन को होना नहीं है, इसके अराउंड मेंटेन करना है। जैसे ही ये हिलने लगेगा 4%, 2 या 6 के माध्यम से हिलने लगेगा, उसी समय में फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से चीज़ों को मैनेज कर देगा। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि जब ये 4% वाला फार्मूला काम कर रहा था तो जीडीपी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। बताया गया कि 2014-15 के मुकाबले, यानी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी बागडोर संभाली, तब तक जो इन्फ्लेशन थी उसके कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दी, ये गिर करके 3% तक आई। लेकिन वापस से ये बताया गया है, अब इस सर्वे में बताया गया है कि इन्फ्लेशन वापस से पिकअप करने लगी, यानी कि 2019-20 का जो H1 है, अप्रैल से लेकर के सितंबर, इसमें इन्फ्लेशन पिक होने लगी। और नवंबर दिसंबर आते तक नवंबर दिसंबर 2019 इन्फ्लेशन काफ़ी हो गई। उसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं। कारण ये बताया गया है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन। मुद्दा यहाँ पर यही है कि कंज्यूमर प्राइस CPI हेडलाइन, मुद्दा ये है कि फूड के प्राइसेस बढ़ गए। फूड के प्राइसेस बढ़ने का कारण, महंगाई बढ़ गई अचानक से। अगर आप देखें तो 2019 नवंबर दिसंबर आते आते महंगाई बढ़ गई, फूड के प्राइसेस बढ़ गए। रीज़न बताया गया अनसर्टेन रेनफॉल पैटर्न रहा, क्योंकि विंटर रेनफॉल, समर रेनफॉल इस बार ज़्यादा लंबा चली गई राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में, फसलें काफ़ी ख़राब हुई लोगों की। और फिर लोकस्ट स्वार्म अटैक्स का भी सिलसिला चलते जा रहा था 2019 के बीच में, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फसलों का ख़राब होना लंबी बारिशों की वजह से, प्रोलॉन्ग मानसून रह गया 2019 का, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। माइनिंग के क्षेत्र में भी इसका नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ फ्लड की कंडीशन काफ़ी बनी रही। तो मुद्दा यह है कि सप्लाई साइड की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फूड सप्लाई रिड्यूस आ रही थी, जिसकी वजह से एक फूड सप्लाई के माध्यम में हमें फिर महंगाई देखने को मिली है। फूड प्राइसेस जो हैं वो राइज़ हुए हैं, 7-7.5% तक महंगाई यहाँ पर गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 2019 के इस नवंबर दिसंबर तक ये हमने देखा कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वहाँ पर महंगाई का दर बढ़ा नहीं है, रुका हुआ है और उल्टा फिर गिरा है।
उसका कारण यहाँ पर यह है कि जो डिमांड प्रेशर है वो कम था। ये देखिए कितनी पैराडॉक्स परिस्थिति है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि हम महंगाई को प्रोड्यूसर के परसेप्शन से, प्रोडक्शन लेवल के परसेप्शन से देख रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये है कि आप रिटेल परसेप्शन से, कंज्यूमर के बायर के परसेप्शन से देख रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल पर क्या चीज़ें हैं, कीमतें क्या हैं चीज़ों की। अब उस स्तर पर तभी कीमतें चीज़ों की बढ़ेंगी जब पूरी की पूरी कंट्री लेवल पर भारी मांग होगी। भारी मांग तब होगी जब लोगों की जेब में पैसा होगा, और वो तब होगा जब उद्योग धंधे चल रहे होंगे, खेती बाड़ी विकास कर रही होगी। और जब ये नहीं हो रहा है तो लोगों की जेब में पैसा भी नहीं होगा, तो लोग भारी मांग भी नहीं करेंगे, तो फिर उस लेवल पर प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो उस लेवल पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पर बल्क ट्रांजैक्शंस भी नहीं होंगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर डिमांड का प्रेशर ही नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर फिर इन्फ्लेशन नहीं नज़र आएगी। तो डिमांड प्रेशर वहाँ पर नहीं है, ये इस बात को समझाता है कि जीडीपी कमज़ोर चल रही थी, ग्रोथ रेट कमज़ोर चल रहा था। तो देखिए एक तरफ ग्रोथ रेट कमज़ोर चल रहा है, जीडीपी कमज़ोर चल रही है, प्रमाणित है कि डिमांड प्रेशर कम है, प्रमाणित है इस बात से कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन नज़र आ रही है, बता रहा है कि फूड प्राइसेस और इन चीज़ों में कीमतें बढ़ गई हैं, आर्टिफिशियली शॉर्ट टर्म के लिए शूट हो गई हैं, क्योंकि पैदावार में कमी आ गई एकदम से, इससे ग्राहक मर रहा है। दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ नहीं है तो उसके पास पैसा ही नहीं है, इस वजह से ग्राहक त्रस्त है, कंज्यूमर। इस तरफ महंगाई नज़र आ रही है ज़मीन पर, जो उसकी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, दूसरी तरफ मार यहाँ से पड़ रही, मतलब कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, कंगाली में आटा गीला की परिस्थिति इसे कहते हैं। ये एक परिस्थिति भारत में बनी रही तो सेविंग क्या करेगा ठेंगा, तो फिर कंपनियों को क्या मिलेगा कैपिटल के फॉर्म में, कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर वही होगा जो होगा। कह लिए कि सभी सरकारों ने मिलकर के एक गुहार लगाई होगी कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुलझाएं, ये वो, तो ऐसे में फिर उनके सामने एक परिस्थिति और खड़ी हो गई आकर के पैंडमिक, कि ठीक है अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान हटा देते हैं, इधर आ जाओ, थोड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लो। तो वो तो आपको पता ही है, उसका एक ही तरीका था कि घर में घुस जाओ, लॉकडाउन हो जाओ, दैट्स इट। अब मुद्दा यहाँ पर आकर के खड़ा होता है कि इन्फ्लेशन के विषय में ये बताया गया है कि भाई इन्फ्लेशन लंबे समय तक कम रही है। किसी ने पूछा कि भाई इन्फ्लेशन क्यों कम रही है, कि आपने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। तो सरकार कहती है कि हमने तो किया ही, हमने रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमने बेटर किया है, फार्म सेक्टर इंप्रूव हुआ है, दूसरा हमने मंडियों को रिफॉर्म किया है, तो फिर मंडियाँ एफिशिएंट हुई, इफेक्टिव हुई, तो बेटर प्राइस डिस्कवरी हुई ट्रांसपेरेंट वे में, तो इस वजह से कीमतें घटी। लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये बता रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान 2018-19 के अराउंड अगर देखें तो एक इनपुट कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो रखी थी, और वो इनपुट कॉस्ट है फ्यूल की। देखिए क्रूड सस्ता चला था इस दौरान, क्रूड सस्ता रहने की वजह से हुआ ये कि इनपुट कॉस्ट रिड्यूस आ गई, क्योंकि फ्यूल ही सस्ता हो गया। और इस आवाजावन में, ट्रांसपोर्टेशन में, सब्जियां, फल, फिर एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, डीजल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें यूज़ में होती हैं। फ्यूल के प्राइसेस कम होंगे तो नेचुरली फिर इन्फ्लेशन भी कम होगी, क्योंकि फ्यूल भी इन्फ्लेशन मेजरमेंट का हिस्सा रहता है। तो फ्यूल में कमी आने की वजह से इन्फ्लेशन कम हुई, एक तो ये चीज़ नोटिस हुई, और दूसरी तरफ डिमांड प्रेशर रिड्यूस हो गया था, यानी कि लोगों में डिमांड कम हो गई थी। इसकी वजह से भी जब डिमांड ही कम है तो सप्लाई उसके कंपैरेटिवली ओवर हो जाएगी, और जब सप्लाई अधिक हो जाएगी नेचुरली फिर वो चीज़ महंगी नहीं रह पाएगी, उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से एक रीज़न ये भी रहा कि भाई आपको इन्फ्लेशन नहीं मिली, तो डिमांड भी स्लैक हुई है। दूसरी तरफ इनपुट की खर्चे घटे हैं, यानी कि क्रूड की सप्लाई में एक बढ़ोतरी हुई, उसकी कीमतें गिरी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्फ्लेशन के माध्यम से ये देखा गया। इसको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र से भी भारत की परिस्थिति को देखने के प्रयास किए गए हैं, चैप्टर में उसमें बताया गया है। सरकार ये दावा करती है कि 2011-12 से ऑनवर्ड, अगर आप 2017-18 के बीच की बात करते हैं, तो इस दौरान अगर हम आंकड़ों के माध्यम से बात करें तो ये प्रमाणित होता है कि जो इकोनॉमी को फॉर्मलाइज़ करने का प्रोसेस चल रहा है भारत सरकार का, उसमें हम सफल हो रहे हैं। उनमें ये बताया जाता है कि पहले फॉर्मल सेक्टर में सैलरीड और वेज वर्कर जो एग्जिस्ट कर रहा था लगभग 17% के अराउंड था, अब वो बढ़ करके लगभग 15-22% के अराउंड आ गया, यानी कि 5% की बढ़ोतरी। और उसमें पीठ ये थपथपाई गई है कि ये 5% की बढ़ोतरी ऐसा नहीं है कि भाई नए लोग आकर के घुस रहे हैं, 5% की बढ़ोतरी ये है कि जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में थे वो लोग फॉर्मल में कन्वर्ट हुए हैं। तो लगभग 5% इनफॉर्मल सेक्टर से घटा है और वही 5% फॉर्मल सेक्टर में बढ़ा है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी करने का जो हमारा प्रयास चल रहा था उसमें हम एक स्तर तक सफल हुए हैं। तो 2.62 करोड़ के अराउंड फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन हुआ 2011-12 से 2017-18 के बीच में, ऐसा सरकार दावा करती है। सरकार कहती है कि इसमें
अगर हम देखें तो फिर ग्रामीण और अर्बन एरियाज़ में लगभग बराबर, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1.30 करोड़ के अराउंड, और इसी तरह से अर्बन क्षेत्र में लगभग 1.45 करोड़ के अराउंड, 1.42 करोड़ के अराउंड ये एम्प्लॉयमेंट देखी गई है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसमें जो ये फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसमें वुमेन का प्रपोर्शन पहले के कंपैरेटिवली सुधरा है। क्या है, पहले कहाँ फॉर्मल सेक्टर में वुमेन 8% के अराउंड कंट्रीब्यूट हो रही थी, वहीं अब 21% के अराउंड, पहले 12% के अराउंड कंट्रीब्यूट हो रही थी, 12 से 13%, और अब वो 21% के अराउंड कंट्रीब्यूट हो रही है। तो ये भी 8% की बढ़ोतरी है, 13 से 21%। तो वुमेन की परिस्थिति सुधी है। 0.7 करोड़ ज़्यादा नौकरियां वुमेन के लिए बढ़ी हैं। तो 0.7 करोड़ वुमेन ज़्यादा बढ़ गई हैं अब इस क्षेत्र में, फॉर्मल सेक्टर में। तो इस तरह से बताने की कोशिश की गई है कि एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में एक बढ़ोतरी हमने देखी है। और इसमें ये बताया गया है कि अधिकतर ये जो हुआ है वो यही हुआ है कि जो रूरल लेबरर थी, जो कैजुअल लेबरर थी रूरल एरियाज़ में, वो इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ कन्वर्ट हो गई है, तो वो उधर गई है। इसकी वजह से इनफॉर्मल से घट करके फॉर्मल की तरफ नौकरियों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में ये ट्रेंड पाया गया, और शहरी क्षेत्र में ट्रेंड ये पाया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे वो सैलरीड जॉब्स की तरफ गए हैं, जिन्होंने स्टार्टअप्स वगैरह शुरू किए, एक्सपर्टीज़ गेन की, बाद में दूसरी कंपनीज़ ने, आईटी या अदर बड़ी कंपनीज़ ने उनको उनकी नॉलेज एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर उन्हें फिर परमानेंट पैकेजेस पर हायर कर लिया, फिर वो लोग चले जाते हैं शहरों की तरफ, अच्छी नौकरियाँ मिली तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सैलरी में कन्वर्ट हो गए अर्बन एरिया में। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये पाया गया कि जो वहाँ ये रूरल लेबर हुआ करती थी वो वहाँ से निकल करके, एग्रीकल्चर से निकल करके इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर की तरफ आ गई। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में ये कहानी बताई गई है। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि अगर आप बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ के मामले में, तो ये कहा गया है कि नेचुरली दो चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड आपको देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ही एक लैक है डिमांड का। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे हमारा एक्सपोर्ट तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कंट्री में भी जो है वो ग्रोथ कम चल रही है। इसकी वजह से हमारे, अब जब कंट्री में ग्रोथ ही कम चल रही है, नहीं देखिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री मान लीजिए कोई टेक्सटाइल बनाती है, इसको बनाने के लिए उसे कई तरह की मशीन्स की ज़रूरत पड़ती होगी। हो सकता है वो मशीन वो यूरोप से मंगाते हों, या उस मशीन में कुछ लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हों, मशीन वो यूरोप से मंगाते हों। अब जब कपड़ा ही नहीं बन रहा है क्योंकि देश में मांग ही नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग ही नहीं है, इसकी वजह से फिर मशीनें चल ही नहीं रही हैं, फैक्ट्री की वियर एंड टियर हो ही रहा, तो लुब्रिकेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो इंपोर्ट रिड्यूस हो गया। और दूसरी तरफ जब कंपनी के पास ऑर्डर ही नहीं है तो कंपनी नई मशीनें लगाएंगी नहीं, तो कंपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी नहीं, इसकी वजह से यूरोप से वो मशीन तो मंगानी नहीं पड़ेगी। तो जब आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ही फॉल कर रहा है तो ऐसे में आप इंपोर्ट भी क्या कराएंगे। तो मैंने कंपनी का उदाहरण दिया, मान लीजिए आप हैं, मैं हूँ, अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ही कम चल रहा है, हम दोनों जॉब करते थे, मान लीजिए आप जॉब करते हैं और मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, आप जॉब करते हैं, तो नेचुरली जब कंपनियां चल ही नहीं रही हैं, घाटे में जा रही हैं, तो फिर या तो वो आपको निकालेंगे या आपकी सैलरी आधी कर देंगे। एक महीने पहले आपने ख्वाब देखा था कि अब कल से बटन मैं एप्पल फ़ोन के ही टपटपाऊँगा, लेकिन अब पैसा ही आधा हो गया, सैलरी कम हो गई, एप्पल तो क्या कुछ और भी टपटपा नहीं पाओगे। तो एप्पल फिर अब आप अमेरिका से आएगा नहीं आपके लिए, तो इंपोर्ट कम हो गया ना, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र कर रहा है ना कंट्री में। जो कंपनियां आपको सैलरियां देती हैं उनके खुद के भंडाधार हो रखे हैं, प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चे पढ़ने आते हैं, इसलिए आते हैं, बच्चे फ़ीस पे कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे जब उनके माता पिता या उनके खुद के बच्चों की अपनी कोई ट्यूशन्स वगैरह देते हैं, या उनके बच्चों की पार्ट टाइम जॉब है, कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, वो सफ़र करेगा, और इसकी वजह से वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं आएंगे। और मान लीजिए मैंने भी सपना देख रखा था कि मैं कोई मोटरसाइकिल ले लूँगा, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये एक चीज़ हो जाती है। तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही प्रॉब्लम में चल रही है तो इंपोर्ट भी फॉल हो जाता है। मैंने 3-4 नज़रियों से बता दिया। एक्सपोर्ट तो आपका फॉल हो ही जाता है जब ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल करके चल रहा है। तो इससे ये पाया गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इंपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताई गई, एक ट्रेंड ये बताया गया है कि जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे अपनी पीठ थपथपाना चाहता है कि देखिए एक्सपोर्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट तो घटे तो हैं, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा घटा है, एक्सपोर्ट उसके मुकाबले थोड़ा कम घटा है। तो मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट जो है वो हमारा इंपोर्ट के कंपैरेटिवली हम एक्सपोर्ट में फिर भी ठीक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात कॉन्ट्रैक्शन की हो रही है, इसको कहीं भी गलत दिमाग में मत बैठा लेना कि हम इंडिया नाम की जो हमारी कंट्री है इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है भाई। बैलेंस ऑफ ट्रेड के मामले में हम नेगेटिव थे, नेगेटिव हैं, और अभी आने वाले समय में भी हम नेगेटिव रहने वाले हैं।
तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तो कम ही है। लेकिन अब यहाँ पर है कि जब दोनों घटे हैं तो घाटे घाटे में अंतर करने की बात हो रही है कि कौन ज़्यादा घटा है। तो वो बता रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा घटा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, और उसका कारण उन्होंने बताया कि इंपोर्ट ज़्यादा घटने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भाई आपका जो क्रूड आता था इंपोर्ट की फॉर्म में उसकी कीमतें गिर गई थी, तो इस वजह से जो इंपोर्ट बिल है हमारा वो घट गया। और दूसरी बात, कंपनियां इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र कर रही हैं, कंपनियां उस लेवल पर चल नहीं रही हैं, तो इसका मतलब